अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। 4 लॉज मैंने आप लोगों को बताए थे। अब इसी चैप्टर में फर्दर है डेफिनेशंस। सबसे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं ये किसी भी एटम का एटॉमिक मास है। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम में आपको पता है न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड शेल्स होते हैं। ठीक है। अब शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये जो एटॉमिक मास है ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी किसी भी एटम में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोलेंगे ये एटॉमिक मास है। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए से हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं। सिंपलेस्ट फार्मूला हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में। किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बताएगा। ठीक है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला। लेट सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है। लेकिन जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये हमें ये नहीं बताएगा कि इसमें 6 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है। यहाँ पर जो एम्पेरिकल फार्मूले का जो ग्लूकोज एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो ग्लूकोज का फार्मूला हमें क्या बताएगा? CH2O। वो हमें सिर्फ ये बताएगा कि 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। या फिर एम्पेरिकल फार्मूले से हमें ग्लूकोज का फार्मूले का सिर्फ ये पता चलेगा कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है। इससे सिर्फ हमें ये पता चलेगा। आगे आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ये पता चलता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, लेट सपोज ऊपर जो एग्जांपल मैंने दी है ग्लूकोज की, अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। ये हमें किससे पता चलेगा कि इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूले से पता चलेगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें 6 कार्बन का पता चलेगा, 12 हाइड्रोजन का पता चलेगा और 6 ऑक्सीजन का पता चलेगा, क्योंकि ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर हमारे पास इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक फार्मूला है। इस फार्मूले में n क्या है? होल नंबर। ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आपको गिवन होगा किसी भी एटम का, कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का। एम्पेरिकल फार्मूला वेट भी गिवन होगा। आपको नंबर ऑफ होल नंबर फाइंड करना है किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, इसके बाहर अगर हम ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी थी इसके बाहर अगर हम 6 लगा देंगे तो 6 कार्बन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो C6 बन जाएगा। 2 जब हाइड्रोजन का 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा और ऑक्सीजन का 1 जब 6 से मल्टीप्लाई हो तो 6 हो जाएगा। ये जो 6 है ये होल नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है। ये इसे हम कहते हैं n। तो किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल जितने भी एटम्स मौजूद हैं उसका फार्मूला, वो नंबर कितने हैं वो हमें n से पता चलेगा। तो इसका ये फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट और एम्पेरिकल फार्मूला वेट। फिर आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है? दरअसल मॉलिक्यूलर मास भी इसे हम सिंपली कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एक ही है और ये क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन अ गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CO2। ये मैंने पहले भी आपको कैलकुलेट करना सिखाया था इक्वेशन में। कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 1। अगर कार्बन के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये 1 है। 1 कार्बन मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो आपको गिवन होगा 12 है। ठीक है। बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन की बारी आ जाती है। इस तरह हम नंबर वाइज सब एटम्स के एटॉमिक मासेस को
प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वो है 2। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, जो कि आपको गिवन होगा। अब हमें अगर मोलिकुलर फार्मूला मास निकालना है, जैसे कि डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ये एटॉमिक मासेस हैं 12 और 16। अब इनको हम सम कर लेंगे। 12 1 ज़ा 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, ठीक है। इनको कैलकुलेट करके क्या आएगा 44 AMU, ये इसका यूनिट है मोलिकुलर फार्मूला मास का, एटॉमिक मास यूनिट। A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, M स्टैंड्स फॉर मास एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। फिर आ जाता है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या है? फार्मूला मास भी दरअसल मोलिकुलर मास ही है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? NaCl, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज हो, जैसे कि N के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर आ जाता है मोलर मास। मोलर मास क्या है कि जब हम मोलिकुलर मास को एक्सप्रेस्ड करेंगे ग्राम में तो वो हमें देगा मोलर मास। अब यहाँ पर जो मैंने मोलिकुलर मास निकाल लिया NH3 का, ठीक है, NH3 का मैंने मोलिकुलर मास निकाल लिया 17 ग्राम, ठीक है। 17 मोलिकुलर मास था इसका। फिर मैंने इसको जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास आ गया मोलर मास, ठीक है। ये सिंपल है कि रिलेटिव मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करने को हम मोलर मास कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मोल। मोल क्या है कि अगर हम मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास या फार्मूला मास जो भी गिवन होगा सब्सटेंस में, उनको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास होगा मोल। ऊपर मोलर मास में क्या था कि रिलेटिव मोलिकुलर मास को सिर्फ ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मोलर मास होगा, लेकिन मोल में हम मोलिकुलर मास को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राम में, मोल को भी एटॉमिक मासेस और फार्मूला मास को भी ग्राम में रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास मोल है। जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। 12 कार्बन का क्या है? एटॉमिक मास है, ठीक है। 12 क्या है? एटॉमिक मास है कार्बन का। तो एटॉमिक मास को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया? ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1 मोल के इक्वल आ गया। इसी तरह हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने 18 ग्राम जो है इसका मोलिकुलर मास निकाला और इसे 1 मोल के इक्वल लिया। फिर आ जाता है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने हमें ये बताया कि किसी भी एटम या कंपाउंड या मोलिक्यूल का 1 मोल होगा, उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ कार्बन हो गए। यहाँ पर जैसे हमने कार्बन की एग्जाम्पल ली है 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ही होंगे, एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हमें किसने बताया? एवोगैड्रोस ने। और इसे हम कहते हैं 6.02 एक्सपोनेंट जो 23 है, ये पूरा एवोगैड्रो नंबर है, इसलिए हम इसे कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। कैपिटल N यहाँ पर जो शो हो रहा है कैपिटल N, और इसके नीचे स्मॉल a लिखा हुआ है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर टाइप्स ऑफ कितनी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं? वी हैव 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में 5 बताई हुई है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। डीकम्पोज मीन ब्रेक करना। तो अगर हम कोई भी कंपाउंड हो जाए, कोई भी सब्सटेंस होगा, उसे हम ब्रेक करेंगे, हीट के ज़रिए ब्रेक करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है CaCO3 को हम हीट देकर क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। तो ये कौन से कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गए? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर कंपाउंड्स की नेचर लिखी जाती है, मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया आपको। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी,
ठीक है। हमने CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट के ज़रिए डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा होगा। फिर आ जाता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन से ही आपको समझ में आ रहा है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स ऐड होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। जैसे कि हम ऊपर वाली ही अगर एग्जाम्पल ले लें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कंबाइन करेंगे, प्लस का साइन जो है वो शो कर रहा है कि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। जब ये ऐड होंगे या कंबाइन होंगे केमिकल सब्सटेंसेस, तो ये बनाएगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उन्हें हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। फिर आ जाता है हमारे पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल रिप्लेसमेंट से मुराद ये है कि सिंगल का मतलब है वन, ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब अपनी एक जगह से एक एटम हटकर उसकी जगह दूसरा एटम रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, एक रिप्लेस होकर दूसरा आएगा। इसकी जैसे कि एग्जांपल्स अगर मैं आपको समझाऊँ, जिंक प्लस 2HCl, 2 जो है कोफिशिएंट है, ये केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पर जो जिंक है वो H को रिप्लेस करेगा, सिंगल रिप्लेसमेंट है तो सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, सिंगल एटम रिप्लेस होगा। यहाँ पर Zn लग जाएगा Cl के साथ, ZnCl2 और प्लस H अलग हो जाएगा H2 गैस बनकर, ठीक है। एक एटम की रिप्लेसमेंट हुई तो यहाँ पे सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है किसी एक एटम को रिप्लेस करेंगे, उन्हें हम कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डबल का मतलब है दो एटम्स जो है दूसरे दो एटम्स को रिप्लेस करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है NaCl प्लस AgNO3। यहाँ पर Na जो है वो Ag को रिप्लेस करेगा, Na रिप्लेस करेगा Ag को, तो ये हमारे पास आ जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और Ag जो है वो Cl को रिप्लेस कर AgCl बनाएगा, ठीक है। इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट्स इसके बन जाएंगे। ये पीछे रिएक्शन एंडोट एक्सपेरिमेंट में भी बताया हुआ है आपको। फिर आ जाता है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन का मतलब ये है कि जलना, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें या तो सब्सटेंसेस फ्री ऑक्सीजन के साथ या फिर हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करके हीट रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज़ करेंगे? हीट रिलीज़ करेंगे और फ्लेम रिलीज़ करेंगे, ठीक है। फ्लेम मतलब कि हीट की फॉर्म में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन। इसमें हम एग्जांपल लेंगे मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन या फिर हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ जब कंबाइन होगी, बर्न होगी, कंबस्ट होगी या फिर ये कह लें, तो इसके नतीजे में हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। और जो मेन चीज़ है कंबस्टन रिएक्शन में, हमेशा हमें हीट भी मिलती है, ठीक है। डेल्टा